आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले पार्ट से, जहाँ पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े थे। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे। इसके आने वाले जो कुछ मिनट हैं उनके अंदर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल या इकोनॉमिक मॉडल्स को समझेंगे, बिल्कुल ब्रीफली थोड़ा सा, और साथ में जानेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर क्या होता है। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। जो लास्ट वीडियो हमने रैप अप की थी वो इस पॉइंट में की थी कि ये जो डायग्राम है फर्म और हाउस होल्ड के बीच में एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दिखाता है। अब इसका मतलब हमें समझना है कि ये कैसे होता है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, बहुत ही सिंपल मायने में समझाएं कि हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल का मतलब एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, हम कोई देश नहीं देख रहे, हम कोई सोसाइटी नहीं देख रहे। हम यहाँ पे एक फर्म को मानते हैं और एक हाउस होल्ड को मानते हैं जो इस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है। ये फर्म रही, ये हाउस होल्ड रही। फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड खरीद रही है। खरीद खरीद रही है मतलब फर्म इनको गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है, और ये जो रुपया है वो देकर वो सर्विसेज को खरीद रहे हैं। साथ में वहीं इसी एक्टिविटी के अंदर ये इनकम दे रही है हाउस होल्ड को। कब? जब वो आके वहाँ पे काम कर रहे हैं। किसके लिए? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पे हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अब बात करेंगे कि जो अपर मोस्ट एरो है, जो सबसे पहले हमने एरो देखी है, उसका मतलब है कि हाउस होल्ड्स से फर्म को जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वो बाय कर रहे हैं। किससे? फर्म से। क्या बाय कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। और सेकंड एरो ये बताता है कि गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कर रही हैं कहाँ? फर्म से लेके हाउस होल्ड तक। मतलब कि जो गुड्स एंड सर्विसेज बन गई वो हाउस होल्ड्स के पास जा रही हैं, और हाउस होल्ड से जो स्पेंडिंग है वो हो रही है, और इन्हें उसकी प्राइस मिल रही है कह लें, या अमाउंट मिल रही है कह रहे हैं। अब जो लोअर मोस्ट एरो है वो जो हाउस होल्ड से लेके फर्म तक जा रही है, वो सिंबलाइज करती है कि जो सर्विसेज हैं जो हाउस होल्ड दे रही हैं किसको? फर्म्स को। लेट अस सी अगेन। लोअर मोस्ट ये सी है, ये बी है, और ये ए है। इसको अभी नाम नहीं दिया हमने, ये इसी के साथ इंक्लूड करेंगे, या डी कह लें हम इसे। तो ये जो सर्विसेज दे रही है हाउस होल्ड दे रहे हैं फर्म्स को। उसके ऊपर जो एरो सी है, सी जो एरो है वो फर्म टू हाउस होल्ड जा रही है, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि फर्म पेमेंट कर रही है किसको? फर्म्स को। अब जो सारी स्पेंडिंग है वो क्यों और कैसे हो रही है? कि जो ये पेमेंट हो रही है ना, ये पेमेंट ही स्पेंडिंग बन जा रही है, और इस पेमेंट को हम क्या कहते हैं? इनकम ऑफ हाउस होल्ड। यही इनकम इंटरेस्ट भी हो सकती है किसी के लिए, रेंट भी हो सकती है, या प्रॉफिट भी हो सकता है, जो हमने 4 फैक्टर पढ़े थे, मेन फैक्टर्स। अब बात करते हैं, अगर हमें पूरी इकोनॉमी को पढ़ना है तो ये फ्लो देख लें। हम ये देख लें कि जो अपर मोस्ट है, अपर मोस्ट जो एरो जा रही थी, जो पॉइंट ए कहलाया है हमारे लिए, जो डायरेक्शनल जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया है, अगर इसकी एग्रीगेट वैल्यू ले लें हम, यानी पूरे पूरे सोसाइटी की, पूरी कंट्री की, मान लें कि बहुत सारी फर्म्स और बहुत सारी हाउस होल्ड है, तो सबकी स्पेंडिंग देख लें हम जो फर्म के साथ हुई हैं, यानी उनको रिसीव, फर्म को रिसीव हुई हैं, फर्म को रिसीव हुई हैं फाइनल गुड्स और सर्विसेज देने के बाद। अगर हम सारों को प्लस कर लें, सारों को प्लस कर लें, तो ये प्लस जो करके जो हमें अमाउंट मिलेगी वो हमें बताएगी एक्सपेंडिचर मेथड, और इसे हमें पता चलेगा नेशनल इनकम या नेशनल एक्सपेंडिचर पता चलेगा एक तरह से। और इसी की तरह सेम एग्जैक्ट मेथड से अगर हम बी को कैलकुलेट करते हैं, कि बी में क्या था कि जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने हाउस होल्ड को दी हैं, फर्म ने हाउस होल्ड को दी हैं,
उसे प्रोडक्ट मेथड कहेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं कंप्लीट प्रोडक्ट्स की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा रहा है। और इसी तरह सी जो एरो थी उसको कैलकुलेट करेंगे, तो उससे पता चलता है कि पेमेंट जो की है फर्म्स ने हाउस होल्ड को, यानी कि जो इनकम दी है, जो पेमेंट्स हमने देखी थी वो इनकम जो मिली थी, तो ये इनकम एक तरह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं सारी, तो उसे इनकम मेथड कहेंगे। ये मेजरली 3 ही मेथड यूज़ होते हैं और ये प्राइम है। ऊपर जो हमने जो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है अजीब सा क्या डिस्क्रिप्शन है, पूरा कंट्री को कैसे स्टडी करेंगे इसमें, क्यों ऐसा क्यों दे रखा है, तो ये एक स्केची इलस्ट्रेशन है, ठीक है। यानी कि हमने सिर्फ बहुत सिंप्लीफाई कर दिया सारे मेथड को, बहुत ही सिंपल रखा है, सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड रखा है, जहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि एक फर्म है और एक हाउस होल्ड है और यही हमारे कंट्री को फॉर्म कर रहा है। लेकिन जो हमने ये माना है इसे हम कहते हैं, जो ये सब चीज़ें हमने बोली हैं कि एक फर्म होगा एक हाउस होल्ड होगा, इसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल। ये इमेजिनरी इकोनॉमी थी हमारे लिए, हमने अपनी सहूलियत के अनुसार काम किया। अब यहाँ पे जो सहूलियत शब्द मैंने कहा है तो अपनी आसानी के लिए कहा है, तो हम इस मॉडल के अंदर यहाँ मैंने लिख रखा है कि हाउस होल्ड सेविंग नहीं करते हैं, ये भी मान रहे हैं, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई ट्रेड नहीं हो रहा है और कोई ट्रेड नहीं हो रहा है यहाँ पे दूसरी कंट्री के साथ। तो इन सब चीज़ों को हमने अज्यूम कर रखा है यहाँ पे। तो जो अजम्पशन है ये बताती है, ये हमारे इस पूरे के पूरे सिस्टम को डिफाइन कर रही है और हमें मदद कर रही है इस सिंपल कंक्लूजन्स पे पहुंचने में, जिससे हमें समझ आ रही है और हम आगे कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा ये सिंप्लिसिटी को हम एरर में बदल देते हैं जब हम मिसकॉन्सेप्शंस के अंदर आते हैं कि हाँ यही होता होगा। इट इज़ नेवर लाइक दैट। सिचुएशन चेंज होती है। अगर हम पूरी इकोनॉमी में पढ़ना चाहते हैं, उसका एक मॉडल होता है। एक इकोनॉमिस्ट का यही काम है कि वो किसी भी फिनोमिना को होने, या चाहे वो कोई सिस्टम में हो रहा है, मॉनेटरी में हो रहा है, फाइनेंशियल में हो रहा है, अगर उसे स्टडी करता है तो उसमें एक मॉडल को बनाने की कोशिश करता है जो अप्लाई हो सके उसमें और सिनेरियोज़ के अंदर। तो हमारा यही काम रहेगा इकोनॉमिक्स के अंदर। जो इकोनॉमिक्स है वो सारे का सारा मॉडल्स पे बेस्ड है, और एक इकोनॉमिस्ट का टास्क ही ये होता है कि मॉडल जो वो बनाए वो सोसाइटी में रियल वर्ल्ड सिचुएशन के अंदर अप्लाई होता है कि नहीं, यही एक इकोनॉमिस्ट का काम है। लेट मी बी क्लियर, मॉडल बनाना ही एक इकोनॉमिस्ट का काम है मेनली। अब यहाँ पे रैप अप करते हुए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम क्यों ना हो, कितना ही कॉम्प्लिकेटेड कोई मॉडल क्यों ना बना ले, लेकिन उस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर एनुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एस्टिमेटेड थ्रू ईच ऑफ द 3 मेथड्स विल बी सेम। यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड हो, प्रोडक्ट मेथड हो या इनकम मेथड हो, इन सब से हमेशा एनुअल प्रोडक्शन जो होगी या नेशनल इनकम एग्रीगेट की जो वैल्यू होगी वो हमेशा सेम होगी, विल बी इक्वल। जो भी एक्स वैल्यू है वो उसके बराबर होगी। अभी के लिए इतना ही। टू बी कंटिन्यूड के अंदर हम स्टडी करेंगे कि हाउ एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं।